हेलो दोस्तों, मैं शुभम जन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीचर नॉलेज हम में। लास्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। बस लास्ट टॉपिक बचा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बचे थे जो कि मैंने बताया था 13 है। और आज चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कि जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग को लेके वो हमें क्लियर कर देते हैं कि हमें किस किस तरीके से ट्रांजेक्शन किस करनी है या क्या चीज़ चलती है हमारी, किस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। तो 13 तरीके के कॉन्सेप्ट्स हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले नाम पढ़ लेते हैं कि क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी, जो हमारे बिजनेस एंटिटी क्या चीज़ होती है वो चीज़ समझाएगा। मनी मेजरमेंट, हम मनी को मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उनको मनी में मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। गोइंग कंसर्न्स, गोइंग कंसर्न मतलब है हमारी जो कंपनी है वो इन फ्यूचर भी कंपनी वर्क करती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, उस चीज़ पे बिलोंग करती है। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड्स, अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा, लाइक हमारा अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है और 1 साल में हमारा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा होगा, जनवरी टू दिसंबर वाला या अप्रैल टू मार्च वाला। ठीक है। फिर आ जाता है कॉस्ट, हमारी जो अकाउंटिंग की कॉस्ट है या कॉस्ट को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करने वाले हैं या कॉस्ट होती क्या है उस चीज़ को समझेंगे। डबल एस्पेक्ट और डुअलिटी मीन्स किसी भी चीज़ का डुअलिटी क्या होती है, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो दो तरीके के एक्सपेक्ट डालती है, दो तरीके के इफेक्ट डालती है, तो वो चीज़ समझेंगे। रिवेन्यू रिकॉग्नाइज, हम रिवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, लाइक हमने सेल की, क्रेडिट पे की, तो हमने जो सेल की है उसका अमाउंट अभी हमें आया नहीं है, तो हमें वो रिवेन्यू हुई है या नहीं हुई, हमें वो चीज़ समझनी होगी। क्या वो रिवेन्यू हमारी जब होगी, जब हमें कैश मिल जाएगा, तो वो चीज़ हमें किस में मिल जाएगी, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन में। मैचिंग कॉन्सेप्ट है कि जिस साल का खर्चा होगा उसी साल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस साल की रिवेन्यू होगी उस साल में रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि जब वो हम पे करेंगे, मीन्स एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस पे मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है। फुल डिस्क्लोजर मीन्स है कि अगर हम कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि हमारे यूज़र्स को जानना ज़रूरी है, भले ही वो लॉ में बोला हो या ना बोला हो, तो हम उसे भी डिस्क्लोज करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसिस्टेंसी मतलब है हम लास्ट ईयर कुछ यूज़ करते आ रहे थे उसी को ही हमें यूज़ करना है, लाइक एसएलएम मेथड हम डेप्रिसिएशन में यूज़ करते आ रहे थे, तो हमें कोशिश करनी है कि एसएलएम ही यूज़ करते रहें। और अगर हम चेंज करते तो हम उस चेंज का इफ़ेक्ट और क्यों चेंज किया वो हम डिस्क्लोजर में शो करेंगे। कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस मेथड कहता है कि हमारे पास जितने भी, अगर कह सकते हैं लाइक हमें लॉस होने वाला है, हमें पता चल गया कि हमें नुकसान हो सकता है, तो हम पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर होके चलेंगे। और अगर हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट होने वाला है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसके लिए कोई प्रिपरेशन या फिर हम पहले से रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। ठीक है। मटेरियलिटी का मतलब है अगर कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी है जो मटेरियल है, मीन्स अफेक्ट डालती है हमारे यूज़र्स के डिसीज़न पे, तो वो भी हमें शो या फिर दिखाना पड़ेगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी, क्या हमारी ऑब्जेक्टिविटी है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, द बिजनेस हैज़ बीन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द इट्स ऑनर, हमारे जो ऑनर है उनसे अलग होता है। लाइक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मेरा कोई घर है, ठीक है, उस घर में क्या है, 100 रुपये का घर था, या बिजनेस मान के चलते हैं, 80 रुपये हमारे फ्रेंड के थे और 20 रुपये किसके थे, मेरे थे। अब जो 20 रुपये थे वो मैंने आपको बताया था जब बिज़नेस ख़त्म होगा तो बिज़नेस की लाइबिलिटी बनती है कि वो 20 रुपये किसको देगा, मेरे को देगा। इसलिए वो क्या करता है, हमारी जो रिवेन्यू है या जो हमारी इन्वेस्टमेंट है हम उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करता है, वो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड करता है कि भैया जब ज़रूरत पड़ेगी या जब बिज़नेस ख़त्म होगा तो हमें ये अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बिज़नेस और ऑनर अलग होते हैं, और बिज़नेस क्या करता है, ऑनर के इनकम को भी या फिर ऑनर के अमाउंट को भी अलग से शो करता है, ताकि जब हम वो बाइंड अप करें उस बिज़नेस को तो वो अपने अमाउंट को देख सके कि हाँ मेरा ये अमाउंट है, मेरे को ये मिलना चाहिए। इट मीन्स द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग द बिजनेस एंड इट्स ऑनर एट टू बी एज टू सेपरेट एंटिटी, ऑनर और बिजनेस हमेशा अलग अलग माने जाते हैं। The personal assets and liability are not to be considered while recording and reporting the assets of liability of the business। मान के चलिए गोलू है, गोलू क्या करते हैं, एक 200 रुपये मेरे से उधार ले लेती है,
ठीक है भैया, क्रेडिट पे ले लिया। क्या ये 200 रुपये गोलू ने लिए या बिजनेस ने लिए? गोलू ने लिए। तो ये जो 200 रुपये है वो बिजनेस के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो गोलू ने लिए हैं, ना कि बिजनेस ने। और अगर वही 200 रुपये बिजनेस लेता तो वो बिजनेस में रिकॉर्ड होता, ना कि गोलू में। तो इसका मतलब ये है, अगर गोलू से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो गोलू में रिकॉर्ड होगी, गोलू के अकाउंट्स में। और अगर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन तो बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट से ही समझ में आ रहा है कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है हमें किस में रिकॉर्ड करनी होगी? मनी में। और कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है? केवल वो ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है जो मनी में हो। लाइक मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कोई एम्प्लॉय है और बहुत अच्छा काम करता है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर बहुत अच्छा काम करता है इसलिए हम उसे तो 20,000 रुपये देते हैं तो हमें 20,000 रुपये रिकॉर्ड कर सकते हैं। That only those transactions are happened in an organization which can be expressed in term of money। जो भी हम मनी टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं उन्हीं को रिकॉर्ड करनी होती है। Records of the transaction are to be kept in physical units but in the monetary units। मतलब कि कंप्यूटर है 10 हैं, तो क्या हम उसको 10 में यूज़ करेंगे या जो 10 यूनिट्स की प्राइस है उसमें रिकॉर्ड करेंगे? लाइक 10 यूनिट हमारे 800 रुपये के बनते हैं, तो हम 800 रुपये में रिकॉर्ड करेंगे या उस 10 रुपये में रिकॉर्ड करेंगे? तो वो चीज़ डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब देखिए, हमें रिकॉर्ड मैंने किस में बोला था? केवल मॉनेटरी टर्म में। तो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? केवल 800 रुपये रिकॉर्ड करेंगे। ये रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि हमारे पास 10 यूनिट है, 20 यूनिट है या 1 यूनिट है। केवल 800 रुपये हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मनी मेजरमेंट एजम्पशन इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशन। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। ड्यू टू चेंज इन प्राइस द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसा कि मैंने हिस्टोरिकल हिस्ट्री वाला बताया था, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वाला। क्या एक बिल्डिंग थी 2001 में, 1 लाख रुपए की कीमत थी उसकी। ठीक है, 1 लाख रुपए कीमत थी और 2021 में अब उसकी कीमत कितनी हो गई है? 10 लाख रुपए। तो हमारा जो अकाउंट कहता है, वो अकाउंट कहता है कि हमें इस 1 लाख रुपए में रिकॉर्ड करनी है, ना कि 10 लाख में। मीन्स हमारा जो अमाउंट है फिक्स एसेट्स का वो हमें रिकॉर्ड करना है हिस्टोरिकल बेस पे, ना कि 10 लाख पे। अब एक चीज़ बताइए, हमारा 1 लाख की जगह अगर 10 लाख कर दें, इसका मतलब हमारी जो असेट्स है वो बढ़ जाएगी। लेकिन रिसेंट में हम क्या शो करते हैं कि वो 1 लाख रुपए की ही है। तो ये कुछ लिमिटेशन है हमारी इस मनी मेजरमेंट की, कि हम उसको उसी प्राइस में लिखते हैं जिस प्राइस में हमने उसकी ट्रांजैक्शन की है, ना कि करंट वैल्यू पे। क्योंकि जो हमारे प्राइस हैं वो ऊपर नीचे होते रहते किसी भी चीज़ के। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ मनी इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड। जो हमारा वैल्यू ऑफ मनी है वो चेंज होता रहता है, और जो हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। एंड द अकाउंटिंग डाटा डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ अफेयर्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज। अब एक चीज़ बताइए, मेरी 1 लाख की बिल्डिंग थी और मैं 10 लाख की बिल्डिंग थी और 1 लाख की शो कर रहा हूँ, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारा जो अकाउंटिंग मेथड कहता है वो क्या कहता है, हमें 1 लाख पे ही रिकॉर्ड करनी है। तो हमारी ये कुछ लिमिटेशंस हैं, प्लस ये हमारी ट्रू एंड फेयर व्यूज़ पे, मतलब जो मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी क्या करती है, ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, तो वो चीज़ गलत करवा देती है। लेकिन फिर भी हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है, 1 लाख ही शो करिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई, अगर आपको बोला जाए कि भैया मेरी इस चीज़ को अब शो करूँ, हमारे पास इस टाइम पे 2001 के टाइम पे वैल्यू के प्राइजेस थे, 1 लाख रुपए में हमने ख़रीदा था, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर होगा कि हाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। लेकिन करंट पे देखा जाए, प्रेजेंट में देखा जाए कि वो वैल्यू 10 लाख की हो गई है, क्या इसका कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास? बिल्कुल नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि वो 10 लाख की ही है। हो सकता है 8 लाख हो सकता है 12 लाख भी हो, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट हो गया। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। डेट द बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि गोइंग कंसर्न क्या कहता है, हमारा जो फर्म है या हमारी जो कंपनी है वो आने वाले टाइम तक वर्क करेगी, काम करेगी, इसको बंद करने की कोई भी
हमारे पास अभी कुछ ऑप्शन नहीं है, मीन्स ऑप्शन का मतलब हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इसको बंद कर देंगे। हम सोच के चल रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यू करके रखेंगे और आने वाले टाइम तक भी हम इसको चलने देंगे। तो डेट द बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशंस identify indefinitely, that is for the fairly long period of time, would not be liquidated। liquidated का मतलब है हम इसको बंद नहीं करने वाले, बेचने वाले नहीं है, ख़त्म नहीं करने वाले। इन द foreseeable future, foreseeable का मतलब है जब तक हम देख सकते हैं, मीन्स जब तक हम सोच सकते हैं कि हाँ 1 साल 2 साल या 3 साल तक हम काम करते रहेंगे। दिस इज़ एन important assumption of accounting as it provides the very basis for showing the value of assets in the balance sheet। हमारी बैलेंस शीट पे अफेक्ट कर जाएगा। लाइक अगर हमारी कंपनी सोच रही है कि गोइंग कंसर्न एक्सेप्ट करेगी, मीन्स मान के चलिए हमारी कंपनी अभी बंद होने वाली नहीं है, तो हमारी कंपनी क्या करेगी, जितनी भी चीज़ें हैं जिस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी होती है उसी तरीके से हम ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन जब हमने बोल दिया कि गोइंग कंसर्न कंफर्म नहीं है, नहीं कर पाएंगे, तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाएंगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज कैसे होंगी, देखिए, इफ़ अ परचेज ऑफ असेट्स 10,000 रुपये की हमने परचेज किया एंड एस्टिमेट लाइफ कितनी है, 5 साल है। अब एक चीज़ बताइए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है, कोई ना कोई परसेंटेज होती है या कुछ ना कोई तरीका होता है उसको लगाने का। तो हम मान के चल रहे हैं SLM मेथड लगाते हैं, तो 5 साल अगर हमें 10,000 को 5 साल में यूज़ करना है और हमें हर साल कुछ ना कुछ बराबर ही यूज़ करना है, तो SLM मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और हर साल अगर देखा जाए तो 2,000 रुपये हम कम करते चलेंगे, तो 5वीं साल क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, वी ओनली चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज़ 2,000 रुपये। हम 2,000 रुपये कहाँ बेचते रहेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेचते रहेंगे। लेकिन अगर हमारी ये कंपनी काम नहीं करती, अगर ये हमारी कंपनी काम नहीं करती है, हमारी कंपनी बोलती है कि भैया हम गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाले, तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो जाएगी। तो वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी, जो 10,000 रुपये हमने पे करे हैं उस मशीन के लिए, ठीक है तो फिक्स्ड एसेट्स हमें कहाँ यूज़ करनी चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स में शो करनी चाहिए, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, 10,000 के 10,000 हम P&L अकाउंट में भेज देते हैं। मीन्स 10,000 के 10,000 हमने कहाँ भेज दिए, P&L अकाउंट में भेज दिया सेंस। तो बट द कंटिन्यूसली अज्यूम इज नॉट देयर, द होल कॉस्ट 10,000 रुपये विल बी चार्ज इन द रिवेन्यू ऑफ द ईयर इन विच द असेट्स हैज बी परचेज्ड। हम रिवेन्यू में चार्ज कर देंगे। रिवेन्यू चार्ज का मतलब है हम रिवेन्यू में से माइनस कर देंगे। इसका मतलब हो गया हम P&L अकाउंट में भेज देंगे और P&L अकाउंट में से ख़त्म कर देंगे। जहाँ नॉर्मल देखा जाए तो 2,000 जाना चाहिए, लेकिन अब गोइंग कंसर्न नहीं हो रहा था तो 10,000 भेजना पड़ा। तो इसलिए हमारी जो कंपनी मोस्टली माने जाता है कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर रही है और हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न फॉलो कर रही है। अगर वो नहीं करती तो हमें उसे डिस्क्लोज करना पड़ता है कि भैया हमारी कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं रहने वाली, तो इस वजह से हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज हो रही है और हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो भी चेंजेस होंगे वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कोई ना कोई पीरियड हम शो लेते हैं, जैसे जनवरी से दिसंबर या फिर अप्रैल टू मार्च, कोई ना कोई पीरियड होता है। तो कौन सा पीरियड हम यूज़ करने वाले हैं, द स्पेंड द टाइम एट द एंड ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस आर प्रिपेयर्ड। हम किस साल में या किस टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, टू नो वेदर इट द प्रॉफिट इनकर्ड और लॉस ड्यूरिंग दैट द पीरियड। जिस भी पीरियड का, लाइक मैं अगर मान के चलो अप्रैल से मार्च वाला फॉलो कर रहा हूँ और इस टाइम पे 31 मार्च पे P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहा हूँ, तो इसका मतलब माना जाएगा कि अप्रैल और मार्च वाला फॉलो कर रहा हूँ। अगर मैं 31 मार्च को बना रहा हूँ तो, और अगर मैं 31 दिसंबर को बना रहा हूँ ये चीज़ें P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, तो माना जाएगा जनवरी टू दिसंबर वाला मैं फॉलो कर रहा हूँ ड्यूरिंग दैट द पीरियड एंड एग्जैक्टली इन द पोजीशन इन द असेट्स एंड लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। हम उस टाइम के एंड पे देखे जाएंगे। मीन्स
31 मार्च पे हमारा क्या बैलेंस शीट होगी वो, और फिर अप्रैल से मार्च तक की जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो P&L अकाउंट को इफेक्ट करेंगे वो, सो डैट द टाइमली इन्फॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल टू द यूज़र दिस इंटरवल ऑफ द टाइम। जो भी हमारा टाइम इंटरवल होगा बीच का, जिसके के लिए हम P&L अकाउंट बना रहे हैं और जिस पॉइंट पे बैलेंस शीट बनाई जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग पीरियड कह देते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया था कि हमारी जो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम चीज़ खरीदते हैं उसकी हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम किस बेस पे करते हैं, डॉक्यूमेंट और वाउचर्स के बेस पे करते हैं। मीन्स हमारे पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए कि उसकी कीमत हमारी कितनी थी। देखते हैं, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड दैट ऑल असेट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर परचेज प्राइस, जितने पे भी हमने उसे परचेज किया उस प्राइस पे हमें रिकॉर्ड करनी होगी, विच इंक्लूड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उस कॉस्ट मतलब उस असेट्स को लेकर आने की, ट्रांसपोर्टेशन की, इंस्टॉलेशन की, एंड मेकिंग द असेट्स रेडी टू यूज, उस सारी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक तरीके से यूज़ करते हैं। अभी इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, जब तक आगे बढ़ लेते हैं। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था 1 लाख रुपए वाला, ईजिली वेरीफेबल फ्रॉम द परचेज डॉक्यूमेंट, हम परचेज डॉक्यूमेंट में से शो कर सकते हैं। डज नॉट शो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ एसेट्स, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ भैया 10 लाख की चीज़ है लेकिन अब हमें रिकॉर्ड कितने में करनी पड़ रही है, 1 लाख में। तो अब एक चीज़ बताइए, जो 9 लाख का डिफरेंट है वो क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। और बाकी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए एक मशीन थी, 1 लाख रुपए की मशीन थी जो हम मार्केट से खरीद के लाए, लाने का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया उसको 20,000 रुपये कंपनी तक का, फिर इसको इंस्टॉल करने में लग गया 30,000 रुपये, ठीक है। फिर उसको सर्विस में लाने में, मीन्स उसकी रिपेयरिंग, उसको असेंबल करना, उसको हर चीज़ करने में लग गए 5,000 रुपये। तो अब हम रिकॉर्ड कितने पे करें, इस मशीन को कितने पे रिकॉर्ड करें, 1 लाख पे करें, या फिर 20,000, 30,000 और 5,000 को P&L अकाउंट में डाल दें, या फिर इन सभी को ऐड कर दें, कितना हो जाएगा 1,55,000, या फिर 1,55,000 को एज अ मशीन शो कर दें। क्यों? क्योंकि जो ये खर्चे हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, इंस्टॉलमेंट के और इन सर्विस यूज़ में लाने तक के, ये खर्चे कितनी बार होंगे, केवल एक बार होंगे। और एक बार कब होंगे, जब हम मशीन को परचेज करके लेकर आए हैं। तो ये जितना भी अमाउंट है हम कितना क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और एक बार शो कर देंगे, ना कि P&L अकाउंट में डालेंगे, ठीक है। मीन्स फर्स्ट एक बार यूज़ होने वाला अमाउंट, खर्च एक्सपेंस होने वाला, वो हम किस में डाल देते हैं, मशीन में। बार बार अगर खर्च होंगे तो वो हम P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मैंने जैसा कि बताया था, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी दो जगह इफेक्ट करेगी। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट एवरी ट्रांजैक्शन है डुअल और टू फोल्ड इफेक्ट शुड देयरफॉर बी रिकॉर्डिंग टू प्लेस, दो जगह हम रिकॉर्ड करते हैं। एटलीस्ट 2 अकाउंट, कम से कम 2 अकाउंट हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं 2 से, लेकिन कम से कम 2 जरूर होंगे, विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ये है असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मीन्स अगर कोई भी ट्रांजेक्शन होती है और असेट्स बढ़ रहा है तो या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर रहने चाहिए। या फिर कोई ना कोई असेट्स कम होगी, याद रखिएगा। या तो अगर असेट्स बढ़ रही है तो कैपिटल या लाइबिलिटी बढ़ेगी, या फिर दूसरा असेट्स ही कम हो जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन दी मैंने लिखी है, असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सेम रहने वाली है। मतलब कि 100 रुपये इजकल टू 80 प्लस में 20, जो कि मैंने घर वाले और बिजनेस वाली बताई थी, रहने वाली है। हो सकता है मैंने इसको पे कर दिया, 80 रुपये पे कर दिए, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 100 इजकल टू 100, कैपिटल हमारी 100 रुपये की हो जाएगी, और जो बिल्डिंग है या घर है या बिजनेस है वो हमारे कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का हो जाएगा, ठीक। तो जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, दो तरीके से रिकॉर्ड होंगी। अब इसमें क्या रिकॉर्ड हुई है, दो, वो मैं शो कर देता हूँ। 80 प्लस 20 था, तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से तो 80 कम हो गया, लेकिन यहाँ 80 जुड़ गया था क्योंकि हमने पे कर दिया, तो ये तभी तो 100 हुआ और ये 0 हुआ, और तब ये इक्वेशन क्या हो गई, 100 इक्वल टू 0 प्लस 100। तो डुअल एस्पेक्ट रहता है, हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट जरूर होते हैं। अब आ जाता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो मैंने बताया था कि हम एक्रूअल बेसिस पे यूज़ करते हैं। मीन्स जब हमने वो
ट्रांजैक्शन ड्यू हो गई या एक्रू हो गई, मीन्स हमारे पास ऑब्लिगेशन आ गई या हमारे पास राइट आ गया उस अमाउंट को लेने के लिए, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफ फॉर द बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली व्हेन द इट्स रियलाइज। जब हमें रियलाइज्ड हो जाएगा, रेवेन्यू का मतलब है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द एंटरप्राइजेज। जो भी हम सेल करेंगे उस पर जितना भी कैश अराइज होगा, अराइज का मतलब है जरूरी नहीं रिसीव्ड होना, बस वो अराइज हो गया, मीन्स हमने बेच दी, भले ही वो 10 दिन बाद पे करे, अगले साल पे करे, उससे मतलब नहीं है, हमने बेच दी, इसका मतलब वो पे तो करेगा ही करेगा। वो बात अलग है भैया ना पे करे, डूब जाए, भग जाए लेके, वो बात अलग है, लेकिन हमने क्या करा, वो कमा लिया, अब वो उसकी लाइबिलिटी है पे करना और हमारी लाइबिलिटी है उससे रिसीव करना, तो हम उसको वेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और रियलाइज्ड, जैसा कि इसमें मैंने दिखाया, रियलाइज्ड क्या होता है, व्हेन लीगल राइट्स टू रिसीव इट्स अराइज। गुड्स जब हम बेच देंगे तब, सर्विस जब हम उसको दे देंगे तब, कंस्ट्रक्शन पार्टली भी अगर बन गया तब, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट में अगर हमने पे कर दिया तब, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई तब। हायर परचेज का मतलब होता है आप कुछ भी चीज़ परचेज करते हो और बोलते हो 20 इंस्टॉलमेंट में ले ले, 20-20 हज़ार रुपये धीरे धीरे करके ले ले, और अगर 1 लाख रुपए की चीज़ है तो 5 या 6 बार मैं आपको पे कर दूंगा विद इंटरेस्ट, वो बात है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि जिस साल का खर्चा होगा उसी साल रिकॉर्ड होगा, जिस साल की इनकम होगी उसी साल रिकॉर्ड होगी। तो अब देखिए, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, जिस पीरियड में होगी, इन्वॉल्व डिडक्टेड ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द रेवेन्यू ऑन ड्यूरिंग दैट द पीरियड। मीन्स जिस पीरियड में हमने प्रॉफिट किया उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा। जिस पीरियड में हमने कमाया उसी पीरियड में रिकॉर्ड होगा, ना कि तब जब हमने रिसीव कर लिया। मान के चलिए 2020 में मैंने कुछ सर्विस दी और उसकी पेमेंट आ रही है 2021 में, तो मैं इसको कब रिकॉर्ड करूँगा, 2020 में या 2021 में। जैसा कि मैंने बताया एक्रूअल बेस होता है कि भैया हमने जब कमा लिया तब हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हमारा रिकॉर्ड कब कर लेंगे, 2020 में हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सेल इज कंप्लीट, जब सेल कंप्लीट हो जाएगी। सर्विस इज रेंडर्ड, जब हम सर्विस दे देंगे, यही चीज़ आ रही है। एंड द कैश इज रिसीव्ड सिमिलरली, एंड रेदर देन व्हेन कैश इज रिसीव्ड, मीन्स कैश हमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ वो भाड़ में जाए, हमें उससे मतलब नहीं। हमें क्या करना है, हमने भैया चीज़ें दे दी या हमने सर्विस रेंडर कर दी, हमने सर्विस प्रोवाइड करा दी, तो हमारे पास राइट आ गया कि हम उससे पेमेंट लेंगे, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेंगे। सिमिलरली एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज पेड बट व्हेन एन असेट्स और सर्विस हैज़ बीन यूज्ड टू बी जनरेट रेवेन्यू। इसका मतलब है कोई रेंट पे मान के चलिए, रेंट था 2020 का था, अब हम पे कर रहे हैं 2021 में, तो क्या हमें 2021 में रिकॉर्ड करना है, नहीं, हमें रेंट कब का था, 2020 का, तो हम 2020 में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है। 9th आ जाते हैं फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाउएवर आर ओनली और बेसिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज, it becomes all the more important therefore that the financial statement makes a full, fair and accurate disclosure of all information which are relevant for taking financial decision। समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो सुन लीजिए। ये सिंपल सा कह रहा है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हुई है हमारी बिजनेस में जो फाइनेंशियल डिसीजन पे अफेक्ट करेगी, फाइनल डिसीजन को अफेक्ट करेगी, किसके, यूज़र्स के। यूज़र्स कौन से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, तो हमें वो डिस्क्लोज़र शो करना पड़ेगा, वो ट्रांजैक्शन या वो इफेक्ट डिस्क्लोज करनी पड़ेगी उनके सामने। लाइक हो सकता है कि हमारे बिजनेस में आग लग गई, तो क्या आग लगने के बारे में हमें अपने यूज़र्स को बताना नहीं चाहिए कि भैया हमारी कंपनी में आग लगती है, हमारे बिजनेस में आग लग गई थी, या चोरी हो गई थी, या कुछ और बात हो गई थी, तो वो चीज़ें हमें इसको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, 10th आ जाते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब मैंने बताया था लास्ट ईयर हम कुछ अगर किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू यूज़ करते रहेंगे। मीन्स जिस
थ्योरी या जिस फॉर्मूले को हम यूज़ करते आ रहे थे उसी फॉर्मूले को हम कंटिन्यू करते रहेंगे। अदरवाइज़ अगर हम चेंज करते हैं तो हमें उसका डिस्क्लोज़र देना पड़ेगा और हमें उसके बेनिफिट्स भी बताने पड़ेंगे, भैया इससे कितना इफेक्ट आया। लाइक हो सकता है कि हमारे 10,000 रुपये प्राइस में ऊपर नीचे हो गया इस बस फॉर्मूला चेंज करने की वजह से, ठीक है। तो वो हमें अमाउंट भी शो करना पड़ेगा और क्यों चेंज किया वो भी हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी यूजफुल फॉर इन ड्राइंग conclusion regarding in working of the enterprises only when it's allow comparison over a period of time। हमें फ़ायदा क्या होता है कंसिस्टेंसी का? हम पिछले टाइम से यूज़ कर सकें और पिछले टाइम से हम कंपेयर कर सकें। दूसरा, इंटर फर्म और इंट्रा फर्म या इंटर पीरियड कंपेरिजन कर सकें। या फिर ओनली वैन कब? जब अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मेथड क्या होंगे? यूनिफॉर्म होंगे और कंसिस्टेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तभी तो हम अपनी इंटर फर्म या इंट्रा पीरियड में कंपेयर कर पाएंगे। हाउएवर कंसिस्टेंसी डज नॉट प्रोहिबिट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये नहीं कहती कि भैया बिल्कुल ही मना है। लाइक अगर आप SLM यूज़ करते आ रहे हो तो SLM ही यूज़ करते आओगे टिल द वाइंड अप। मीन्स जब तक आप कंपनी ख़त्म नहीं करते तब तक आपको SLM ही यूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कहता, आप WDV भी यूज़ कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, जो अफेक्ट आएगा वो आपको शो करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। Necessary required changes are fully disclosed by presenting them in the financial statement, indicating their probable effect on the financial result of the business। क्या चेंजेस आए और हमने क्यों चेंज किया इस कंसिस्टेंसी में, तो हमें शो करना पड़ जाएगा। 11th आ जाते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचे, 11, 12 और 13 तीन ही बचे। तो 11 पे आ जाते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म एक वर्ड और नाम था प्रूडेंस, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, कंजर्वेटिज्म भी हो सकता है और प्रूडेंस भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि अगर हमें इन फ्यूचर दिख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ लॉस होने वाला है तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उस लॉस को रिकवर करने के लिए या फिर उस लॉस से बचने के लिए रिजर्व बना के रखते हैं या सेफ्टी के लिए हम सेविंग करके रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी के अल्टरनेटिव अब हमें पता चल जाए अभी प्रॉफिट होने वाला है तो क्या हम प्रॉफिट के लिए भी रिजर्व बना के रखेंगे? जी नहीं, केवल हम लॉस के लिए बना के रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रूडेंस गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट्स एंड इन द बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। हमें सुरक्षित खेलना भैया, हमें छक्के चौके नहीं मारने, सिंगल सिंगल भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज्ड। प्रॉफिट हम कब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे? जब तक वो हमें रियलाइज्ड नहीं हो जाता, मतलब जब तक हम उस चीज़ को लेने के लिए, मतलब हमारे पास ये ताकत नहीं आ जाती है, हमारे पास ये पावर नहीं आ जाती कि वो अमाउंट हमारे पास आएगा। लाइक जब तक हम सेल नहीं कर देते तब तक हम उसको रियलाइज नहीं करेंगे। बट ऑल लॉसेस इवन दोज विच में हैव रिमोट पॉसिबिलिटी, इसमें हमारे पास बहुत पॉसिबिलिटी है कि हमें लॉस होगा ही होगा, आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लाइक अगर हमारे पास कोई केस हो रखा है कोर्ट में और हमें बहुत चांस है, 90% चांस है कि हम वो केस हार जाएं, और उस हारने की वजह से 10,000 रुपये का हमारे पास क्या लग जाए, फ़ाइन लग जाए। तो हम क्या करेंगे, इस फ़ाइन को पहले से ही शेफ बना के चलेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई ना कोई प्रोविज़न या रिज़र्व बना के चलेंगे। या फिर प्रोविज़न रिज़र्व ना भी बना के चलें तो हम क्या करेंगे, 10,000 रुपये भैया लॉस ही शो कर देंगे, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो करना है कि भैया इस लॉस को हमें पता तो चल गया कि होने ही वाला है, मोस्टली ऑलमोस्ट हो गई होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रोविज़न या रिज़र्व बना के चल लेते हैं। हाउएवर डेलिब्रेट अटेम्प्ट ऑफ अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ असेट्स शुड बी डिस्करेज्ड एज इट विल लीड टू बी हिडन प्रॉफिट एंड कॉल्ड सीक्रेट रिजर्व। इसका क्या मतलब है? हम एक चीज़ बताइए, मान के चलिए हमारा कोई कंपनी है, वो बोलती है लास्ट में हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है अभी 10,000 का, और हमारी कंपनी बोलती है कि भैया हमारे बिजनेस पे अभी 5,000 रुपये का क्लेम हो सकता है या 5,000 रुपये का लॉस हो सकता है। तो उसने क्या करा, प्रॉफिट ये बना के रख दिया रिजर्व। अब रिजर्व बना के रख दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अब एक चीज़ बताइए, जब रिजर्व बना के चल दिया तो हमारे पास अब प्रॉफिट कितना बचा, केवल 5,000। अब हम ये जो 5,000 है किसको देंगे, ऑनर को देंगे। अब एक चीज़ बताइए,
ऑनर को मिलने मोस्टली कितने चाहिए थे, 10,000, लेकिन अब मिल कितने रहे हैं, 5,000। किस वजह से, ये 5,000 रिजर्व बनाने की वजह से। और रिजर्व किस वजह से बना, प्रूडेंस मेथड का यूज़ करके। तो हमारी ये ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीक्रेट रिजर्व कह देते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी हमने हिडन प्रॉफिट कर रखा है, जो कि हमें सही नहीं है। 12 पे आ जाते हैं, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या कहती है भैया, अमाउंट से रिलेट नहीं करती कि ये 10,000 का है, या अगर जैसे कोई कंपनी करोड़ों में काम कर रही है और उसमें हम मान के चले कि 10 रुपये का लॉस हो गया या 10 रुपये का इधर उधर चीज़ें कर दी हमने, तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी मटेरियल है हमारे लिए, कितनी यूजेबल है, या कितनी चीज़ हमारे जो डिसीजंस हैं उस पर कितना असर डाल सकती है, वो हम पे डिपेंड करेगी कि वो मटेरियल है या नहीं। अगर वो हमारे डिसीजन पे अफेक्ट करेगी तो वो मटेरियल है, भले ही चाहे वो 10 रुपये की हो, 10,000 की हो, या 10 करोड़ की हो। या फिर हो सकता है कि वो हमारे डिसीजन पे इफेक्ट ही ना करे, तो वो मटेरियल नहीं मानी जाएगी ऑलमोस्ट। तो पढ़ लेते क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स द अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट पे फोकस करता है। द क्वेश्चन इज दैट अराइज हेयर इज व्हाट इज द मटेरियल फैक्ट। वो मटेरियल फैक्ट होता क्या है, द मटेरियलिटी इज द फैक्ट डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। नेचर और अमाउंट पे इफेक्ट करेगा। एनी फैक्ट वुड बी कंसिडर्ड एज मटेरियल इफ इट इज रीजनेबल बिलीव that is a knowledgeable would influence the decision of the information user। उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो वो क्या माना जाएगा, वो मटेरियल है। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। लास्ट रह गया ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी का सिंपल सा है, द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर फ्री फ्रॉम द बेस ऑफ द अकाउंटेंट्स एंड अदर। दिस कैन बी पॉसिबल व्हेन ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन इज सपोर्टेड बाय द वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे मामा की अगर कंपनी है और मामा मेरे से बोलते हैं कि भैया मेरे को लॉस हो रहा है 5,000 का, एक काम कर 10 लाख की सेल दिखा दे, जिसकी वजह से मेरा जो लॉस है वो कितना हो जाएगा। अगर 5 लाख का लॉस हो रहा था और वो बोलते हैं 10 लाख का सेल दिखा दे, अगर मैं 10 लाख की सेल्स दिखा दूंगा तो मेरा लॉस कितने का बचेगा, 5 लाख का, सॉरी 5 लाख का प्रॉफिट शो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, फालतू के ट्रांजैक्शन ना करने की वजह से। अब इसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है कि हमने सेल किया है नहीं की, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट और वाउचर्स होने चाहिए, तभी हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, ताकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो बिना बाइस के, मीन्स मेरे मामा हो, चाचा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और चैप्टर 2 भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। और जितनी भी, अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन या वीडियोस जो भी मैं अपलोड करूँ आपको मिलती रहे। और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। PDF की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी पूरी PDF। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, गुड डे, टेक केयर।